हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने कल आपको इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताया था, ओम्स लॉ बताया था, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट इन केस ऑफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इसको एकदम आप ध्यान से याद रखिएगा इसको हमेशा। देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के वायर का प्रॉपर्टी होता है, मतलब किसी कंडक्टर का, पर्टिकुलर कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और क्या करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कापर का वायर है, ठीक है ना, तो कापर का वायर अगर आप लंबा लोगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कापर का वायर अगर आप छोटा लोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कापर का वायर अगर मोटा आप लोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। आप कापर का वायर पतला लोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है एक पर्टिकुलर वायर का प्रॉपर्टी होता है। बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो होती है वो तार की प्रॉपर्टी का, मतलब तार के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तार के मटेरियल की प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या हुआ, आप वायर कापर का लो, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पतला हो या मोटा हो, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो तार के कह सकते हो या कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो किस मटेरियल का है, वो कापर का है, कार्बन का है, या फिर सिल्वर का है, एल्युमिनियम का है, किसका है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज कल मैंने आपको बताया था कि आपको पता था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, देखिए कोई भी कंडक्टर होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल हुआ। आर रेजिस्टेंस है और एल क्या है, लेंथ है। मतलब कि अगर लेंथ ज्यादा होगा वायर का तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा आपको मैंने ये भी बताया था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या वायर। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/A। ठीक है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब कि तार कितना मोटा है या तार कितना पतला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो रिलेशन हमको मिला है, दोनों रिलेशन को मिला दो, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, जैसे L है ये 1/A है तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, अब जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो होता है रो। ठीक है, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये ऐसे होता है, इसको रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो। ठीक है, रो मतलब रोने वाला रो नहीं है, RHO, रो। ठीक है, तो यही रो जो होता है, इसी रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। बात समझ गया, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो R = हो गया रो L/। ठीक है, तो अब यहां से अगर मान लीजिए आपको रो निकालना हो तो रो = क्या हो जाएगा, R A से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो रो = हो गया RA/L, मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, इनटू
एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको क्या बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये तार के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसको मैं नोट करके लिख दे रहा हूं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कि वो कंडक्टर जो है किस मटेरियल का बना हुआ है, वो कंडक्टर क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कॉपर का होगा तो कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का होगा सिल्वर का अलग होगा, एल्युमिनियम का क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए एनसीईआरटी किताब में आपको और अन्य सारे जो साइट्स बुक्स मिलते हैं उसमें आपको इसका एक टेबल मिल जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, कि कॉपर का इतना होता है, कार्बन का इतना होता है, एल्युमिनियम का इतना होता है। तो आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसको थोड़ा बहुत एक दो का लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं, उसको मैं किताब से छपवाऊंगा। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो आप उसको किताब से देख लीजिएगा, एक टेबल अपने कॉपी में ही क्या करिएगा, जब नोट्स बनाएंगे आप इसका तो उसको वहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। तो अब आप देखिए कि रो इज इक्वल टू क्या है, आर ए अपान एल। तो अगर मैं बात करूं कि यूनिट ऑफ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट ऑफ ए और डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ एल। ठीक है, तो यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट ऑफ ए डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ एल। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिस इज लास्ट, ये लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ के बाद यहाँ लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये लास्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रो। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने आपको क्या बताया था, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और यूनिट ऑफ ए एरिया है, एरिया का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक, यूनिट ऑफ एल, एल का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रो हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ठीक है, या इसको सीधे हम लिख देंगे ओम इंटू एल। आप समझ गए, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है इसमें, कि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल के नेचर का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये लेंथ पे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बदलने से ये बदलता है, लेकिन ये लेंथ पे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए क्या होता है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसकी सारी टर्मिनोलॉजी बता दी। ठीक है, कहाँ से वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। अब भी बात आती है कि उसको डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो डिफाइन करने का एक तरीका देखिए, डिफाइन कैसे करेंगे इसको। अभी मैंने आपको क्या बताया, रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपान एल होता है ना। मान लो इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, एल इक्वल टू क्या हो, 1 मीटर हो। ठीक है, वैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक वायर ऐसा ले रहे हो, ध्यान देना, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, और इसका जो एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन वो भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप जरा रो को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपान एल। ठीक है, तो आर हो गया, ए का वैल्यू 1 और एल का वैल्यू भी 1, तो कितना हो जाएगा, आर हो गया। तो रो किसके बराबर हो गया, आर के। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या, देखो स्पेसिफिक, इसको आप गलती से पी मत पढ़ लेना। ठीक है ना, पी, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे पीना वैसे भी गलत होता है। रो इज इक्वल टू आर। ठीक है,
मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के। कब बराबर है? कंडीशन क्या है? जब तार का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है और तार की लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तब ऐसे नहीं, जब एरिया क्रॉस सेक्शन इसका कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ क्या है? 1 मीटर स्क्वायर है, तब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम कोई ऐसा कंडक्टर लें या कोई ऐसा वायर लें जिसका लेंथ कितना हो? 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज यूनिट। ठीक है, यूनिट का मतलब 1, लेंथ, एरिया और लेंथ भी 1 मीटर हो और एरिया भी क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इस तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली कहा जाए देसी भाषा में, 1 मीटर लंबा तार और उसका जो 1 मीटर एरिया स्क्वायर, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो तार के मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आया? अब देखिए दूसरी चीज ये है कि जिस मटेरियल का, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है, ठीक है, तो उससे अगर हम क्या बनाएं, कोई तार बनाए, तो उसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जनरली कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और जो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर का तो इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनका क्या होता है? कंडक्टर से थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको किताबों में आपको बहुत सारे सब्सटेंस का मिल जाएगा कि उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है। तो उसको आप 2-4 सब्सटेंस जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, ठीक है, कार्बन हुआ, ठीक है, इन सबका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप नोट कर लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखाने से मतलब क्या हुआ? टेबल बनाने से टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा उसका नहीं। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं एक अगले टॉपिक पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा, ठीक है, दूसरा ये कि उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि ये चीज जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तब तक, मतलब फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तब तक आएगा। सेकेंड ईयर में पूरा इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना। 12वीं में जब आप जाओगे तो सिंपल सर्किट एक चैप्टर है, उसमें पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है इसको। ठीक है, तो अभी से इसको आप ध्यान से समझे रहिएगा। ठीक है, और ये टॉपिक ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। रेजिस्टेंस को कैसे हम कंबाइन करते हैं? जैसे रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का मतलब ये हुआ कि कई सारे रेजिस्टेंस आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, उन सारे रेजिस्टेंस को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो कितने तरीके से आप जोड़ सकते हो, और जोड़ने के बाद आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? बात समझना, कितने तरीके से जोड़ सकते हो और जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? कितना आएगा? तो देखो क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं ना, तो हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस की हमको क्या होती है? अलग अलग रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। कुछ में क्या होता है? कम रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आपको मोबाइल हैंग करने लगता है। बात समझ गए? कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इसका मेमोरी फुल हो गया है, अब ये क्या हो रहा है? हैंग कर रहा है, मेमोरी डिलीट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कम रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका हीटर हो गया, ठीक है, या आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है फिलामेंट वाला, ठीक है, जो येलो कलर की लाइट देता है, तो उनमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो कम रेजिस्टेंस या ज़्यादा रेजिस्टेंस, ये हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है
वो या तो हम क्या हो या तो हम क्या करें, एक जो रिक्वायरमेंट हो वैसा रेजिस्टेंस ले लें, या हमारे पास अगर वो रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अगर उतना रेजिस्टेंस नहीं है तो कई सारे रेजिस्टेंस को जोड़ करके क्या करें, हम जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है उसको प्राप्त कर लें। जैसे मान लो हमारे पास, ठीक है, तीन ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, मान लो 3 रेजिस्टेंस है और सबका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, ठीक है। तो देखो आप इसको तीनों को 2 तरीके से जोड़ सकते हो, ठीक है। एक बार जोड़ोगे, इन तीनों को ऐसे कंबाइन करोगे ना, सब तीनों को ऐड करोगे तो उन सबका रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका होगा कि इन तीनों को जोड़ोगे तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस 19 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों को हमने जोड़ा, 1 ओम आ गया। जब हमको सर्किट में कम रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तब इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है, और जब सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके से जोड़ेंगे। अब इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे, तो किस तरीके से जोड़ेंगे, बात आती है ना कि वो तरीका क्या है। अब उस तरीके को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा ये, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस को हम जनरली आपको जोड़ते तो कई तरीके से हैं, लेकिन 10th लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे आपको 2 तरीका पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहला तरीका है, पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको, जब मैं आपको पहले पढ़ा रहा था, पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें बताया था आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है। तो मैंने बोला था ना ये आगे मैं बताऊंगा, तो वही है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कई सारे रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस को आप जानते हैं ना, इस तरीके से बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस क्या है R3 है, ठीक है। ऐसे कई सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इनको सीरीज में जोड़ना, तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, देखो इन सारे रेजिस्टेंस को, ठीक है, इंड बाय इंड जोड़ देते हैं। जैसे मान लो रेजिस्टेंस ए बी, ठीक है, और ये सी डी और ये ई एफ, ये 3 रेजिस्टेंस है। इसके ये इंड, इसका इंड ए और बी है, इसका सी और डी, और इसका क्या है ई एफ, ठीक है। तो ये ए हुआ और ये क्या हुआ बी, ठीक। तो पहला रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ देंगे, मतलब सी को बी से जोड़ दिया जाएगा। बात समझ गए? देखो बी को किससे जोड़ दिए, सी से। अब इसका दूसरा सिरा इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब डी को क्या करेंगे, इसके ई से जोड़ देंगे, मतलब इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ जाएगा। बात समझ गए? तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब कि जब इंड टू इंड जोड़ दिया जाता है रेजिस्टेंसेज को, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे वो तीनों रेजिस्टेंस हमने लिया है ना, R1 R2 R3, ठीक है। उन तीनों रेजिस्टेंस के एक इंड को एक पॉइंट से जोड़ दो और दूसरे इंड को दूसरे पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है। तब इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे देखो ये R1 R2 R3 है ना, तो ये आपका मान लो R1 हो गया, ठीक है, ये आपका R2 हो गया, ठीक है, और ये आपका R3 हो गया। बात समझ गए? ये 3 रेजिस्टेंस है। अब इनको जोड़ना पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि इन तीनों के एक इंड को, देखो फर्स्ट इंड, जैसे इसको मैंने क्या माना था ए बी, इसको क्या माना था सी डी, ठीक है, और इसको क्या माना था ई एफ, ठीक है। तो ए सी और ई इन तीनों को एक पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक, और उसके बाद बी डी और एफ इन तीनों को एक पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है। मान लो ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया। बात समझे? तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को कितने कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, 2 कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में, ठीक है, अब जैसे मान लो ये R1 R2 R3, ठीक है, मान लो R1 2 ओम का है, R2 3 ओम का है, R3 4 ओम का है, ठीक है। अब इन तीनों को हम सीरीज में जोड़े तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा
फिर उनको पैरेलल में जोड़े, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, अब इसके आगे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो समझ में आता है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों से, अगर आप एक लोग 5 दोस्त से भी कहोगे कि वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत सफलता मिलेगी। मेरी सफलता जो है आप लोगों के ऊपर निर्भर है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, जो भी है, ठीक है, मैं सारा सॉल्यूशन आपको दूंगा, टोटल पढ़ाऊंगा आपको। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और एक लोग कम से कम अपने 5 दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।